इंडिया ने ईरान और पाकिस्तान से होते हुए एक पाइपलाइन बिछाने का प्लान बनाया। इस प्लान से ये होना था कि ईरान से इंडिया तक प्लेन दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारे साथ साथ पाकिस्तान को भी सस्ती गैस मिलती। अब प्लान तो जबरदस्त था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। पर क्यों? लोग कहते हैं कि अंकल सैम बीच में कूद पड़े थे। अरे मतलब अंकल सैम का मतलब है अमेरिका। अब अमेरिका के साथ एडवांटेज ये है कि जिन थियरीज में अमेरिकी हाथ का जिक्र हो वो सिर्फ थियरी ही बनकर रह जाती हैं, कभी साबित नहीं हो पाती। खैर, वजह जो भी रही हो, पर इंडिया ने प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर दिया। और अब सवाल ये आता है कि अब जब अलग कर लिया था तो अब इस बात का जिक्र करके गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? दरअसल तकरीबन 1.5 दशक बाद इंडिया का ये फैसला पाकिस्तान को ऐसा महंगा पड़ने जा रहा है कि उसे पूरे 1.5 लाख करोड़ की चपत लग सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब है। पर सवाल आता है कि कैसे? और शायद आप ये भी जानना चाहते होंगे कि यार इंडिया ने अपना हाथ क्यों खींचा था, और सबसे जरूरी ईरान का क्या हुआ। चलिए सब आपको इस वीडियो में बताता हूँ, बस आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का वो देश जिसके अंदर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी बसती है। कुल 23 करोड़ लोग वहां पर रहते हैं जिन्हें बड़े अमाउंट में नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है। खाना बनाने से लेकर गीजर में पानी गर्म करने और इंडस्ट्री तक हर जगह इस गैस की जरूरत होती है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब तो हमारे लिए भी जरूरी है, तो फिर बात सिर्फ पाकिस्तान की ही क्यों? इंडिया की भी बात करेंगे, आप टेंशन मत लो। खैर, मैं कहा था? हाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गैस के रिजर्व हैं, लेकिन इतने नहीं कि पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक नीड्स पूरी कर सके। फिर बलूचिस्तान इन दोनों उग्रवाद से काफी बढ़ा हुआ है। जानकार कहते हैं कि अगले 1 दशक में पाकिस्तान के अभी के नॉन गैस रिजर्व लगभग खत्म हो जाएंगे। आंकड़ों की बात करूं तो 2023 में पाकिस्तान ने रोजाना लगभग 3.8 बिलियन क्यूबिक फीट गैस का प्रोडक्शन किया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान में इस गैस की कंजप्शन 3 गुना हो जाएगी। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, गैस इंपोर्ट करना। अभी वो ईरान, इराक, कतर, नाइजीरिया, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब से ये गैस खरीदता है। बाकी ये लिस्ट वक्त और जरूरत के साथ घटती बढ़ती रहती है। जैसे 2023 में उसने रूस से भी गैस खरीदी थी। अब यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत है, इस गैस को जहाज पर लाद कर लाना एक महंगा सौदा है। रूस, नाइजीरिया, यूएई, इराक वगैरह पाकिस्तान से इतना दूर हैं कि वहां से पाकिस्तान तक जहाज तैरा कर लाने में करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते हैं। बाकी गैस का दाम तो अलग है। माने ऐसा लग रहा है कि मुर्गे से ज्यादा तो मसाले पर पैसे खर्च हो रहे हैं। ऐसे में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि पाकिस्तान किसी रिच मुल्क से अपने यहाँ तक एक पाइपलाइन बिछा ले। अब आप दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के ठीक बगल में गैस का बड़ा सा रिजर्व है। अब जिस देश में ये गैस रिजर्व है उसका नाम है ईरान। अब यहाँ पर भी एक दिक्कत है। दरअसल ईरान पर वेस्ट कंट्रीज ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान दिन के उजाले में तो ईरान से गैस नहीं खरीद सकता। तो पाकिस्तान चोरी छिपे ईरान से गैस लेता है। ईरान हर साल पाकिस्तान को इलीगल तरीके से लगभग 8,000 करोड़ रुपए की गैस बेचता है। इसके अलावा ईरान से पाकिस्तान को तेल भी स्मगल किया जाता है। खैर, हम गैस पर स्टिक रहते हैं, तो ऐसे में अगर गैस पाइपलाइन डल जाती है तो पाकिस्तान को एक भरोसेमंद सस्ती सप्लाई मिल जाएगी। उसे सिर्फ एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है और बाद में सिर्फ मौज ही मौज, क्योंकि इसके बाद गैस ही गैस, और वो भी कौड़ियों के मोल। ऐसा होने वाला भी था, लेकिन ये मौज सिर्फ वो वाली निकली। वो हमारे पेरेंट्स पहले हमें कहते थे कि 10th के बाद मिलेगी, फिर 12th के बाद मिलेगी, लेकिन मिलती कभी नहीं है। अब ट्राई तो लेकिन हम सब करते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने भी किया। पाकिस्तान ने लगभग 1 दशक पहले ईरान से समझौता किया। तय हुआ कि 2775 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनेगी, दोनों देशों को इससे जोड़ा जाएगा। ईरान सस्ते दामों में गैस पाकिस्तान को बेचेगा। इसे पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस का सॉल्यूशन बताया गया। अब यहाँ तक कहानी कितनी आसान लग रही है ना, मगर आसान कहाँ है कुछ। चलिए पाइपलाइन की पूरी कहानी सुनाता हूँ। द पाइपलाइन। इस पाइपलाइन को बनाने का सबसे पहले आइडिया मलिक आफ्ताब अहमद खान नाम के एक पाकिस्तानी इंजीनियर के दिमाग में आया था। फिर उसने इसे दिमाग से निकालकर इस पर एक आर्टिकल लिखा और फिर इसकी चर्चाएं हुई, लेकिन यह आइडिया आगे नहीं बढ़ सका।
इसके बाद 1995 में पहली बार पाकिस्तान और ईरान की सरकार के बीच इस पर बात शुरू हुई। इसी साल ईरान ने इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को भी अप्रोच किया और कहा कि इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाकर पाकिस्तान और इंडिया को भी कनेक्ट किया जा सकता है। अब बात थी सस्ते रेट पर गैस मिलने की, तो इंडिया ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। पर फिर इंडिया अलग क्यों हुआ? इसके बाद देखिए, फरवरी 1999 में इंडिया और ईरान के बीच भी इस प्रोजेक्ट को लेकर एक डील साइन होती है। फरवरी 2007 में बात यहां तक पहुंच गई कि ईरान से गैस किस रेट में खरीदी जाएगी। इंडिया और पाकिस्तान ने इस पर ईरान से बात की। इसके बाद अप्रैल 2008 में ईरान ने इस प्रोजेक्ट में चीन और बांग्लादेश को भी शामिल होने के लिए इनवाइट किया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर आई 1 अक्टूबर 2008 की तारीख। इस रोज इंडिया और अमेरिका के बीच सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन होती है। इस डील के तहत इंडिया ने अपने मिलिट्री और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को अलग किया और साथ ही अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के तहत लाने की भी बात कही। बदले में अमेरिका ने इंडिया के न्यूक्लियर प्लांट के लिए फ्यूल और उसे डेवलप करने के लिए नई तकनीक देने का वादा किया। अब इस समझौते के बाद इंडिया ने ईरान वाले गैस पाइप प्रोजेक्ट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इंडिया ने कहा कि भाई हम गैस की कीमत और सिक्योरिटी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। कहा गया कि पाइपलाइन का जो हिस्सा पाकिस्तान से गुजरता है उसकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी है नहीं, लेकिन जानकार कहते हैं साहब कि इसके पीछे अमेरिका का दबाव था। अगर ईरान इंडिया को भी सीधे गैस बेचने लगता तो मोटा मुनाफा होता। यह अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन वाली बात थी। ऐसे में उसने इंडिया पर प्रेशर डालकर उससे अपना हाथ खींचने के लिए कह दिया। अब सवाल आया कि इंडिया के अलग होने से क्या फर्क पड़ा? तो इंडिया के अलग होने के बाद इस प्रोजेक्ट के बुरे दिन शुरू हो गए। शुरुआत में पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया को अलग होना है तो हो जाए, वो तो अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा कर रहेगा। पाकिस्तान और ईरान के बीच इस पर बात चलती भी रही। इसके बाद साल आता है 2013 का और महीना आता है मार्च का। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद एक प्रोग्राम में शामिल होते हैं और काम शुरू किया जाता है। जब ये सब कुछ हो रहा था तब तक ईरान ने अपनी तरफ की पाइपलाइन का कुछ हिस्सा बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान में दो राष्ट्र अध्यक्षों की मौजूदगी में जो काम शुरू हुआ था वो धीमा पड़ा रहा। 27 मई 2013 को ईरान के डिप्टी मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम ए खालिदी ने पाकिस्तान की सरकार को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने पाइपलाइन के धीमे काम पर चिंता पाकिस्तान को बताई। पाकिस्तान का रवैया इतना सुस्ता था साहब कि उसके पाइपलाइन प्रोजेक्ट से अलग होने की अफवाह उड़ गई। अब अफवाह से ईरान से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को था। ऐसे में जून 2013 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी नवाज शरीफ ने ईरानी सरकार को चिट्ठी का जवाब दिया। कहा कि पाकिस्तान पूरी डेडिकेशन के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। नवाज शरीफ ने ये तक कह डाला कि दिसंबर 2014 में ये हम इस पाइपलाइन से गैस लेने भी लगेंगे। 2014 को बीते एक दशक हो चुके हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने अपनी तरफ की पाइपलाइन पूरी नहीं की है, जबकि ईरान अपनी तरफ की 1150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाकर बैठा हुआ है। ईरान ने इसके लिए 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मान लो आप और आपका दोस्त मिलकर एक काम शुरू करते हैं और दोनों अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी तय करते हैं। इसके बाद आप तो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन आपका दोस्त सुस्त मुर्गे की तरह काम को अधूरा छोड़ देता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपको ये बताता हूँ कि अब ईरान क्या करेगा। तो दोस्त, ईरान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता है तो वो उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में घसीटेगा। जानकार कहते हैं कि अगर इस अदालत में फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आया तो उस पर $18 बिलियन यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। 2019 में इसी अदालत ने पाकिस्तान पर 50,000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया की एक माइनिंग कंपनी के साथ ऐसा ही रवैया था। पाकिस्तान ने उस कंपनी के साथ अपने यहाँ की सोने की खदान में माइनिंग का एक समझौता किया। फिर कई साल बाद टालने के बाद उन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया। इससे कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में चली गई। 2019 में कोर्ट ने पाकिस्तान पर जुर्माना लगा दिया। अगर ईरान भी अपना केस आर्बिट्रेशन कोर्ट लेकर चला गया तो पाकिस्तान की दो तरफ से लंका लगनी तय है। माने एक तो गरीबी में पैसों का जुर्माना लगेगा, ऊपर से दोनों देशों के रिश्ते फिर एक बार खराब हो सकते हैं। पिछले कुछ महीने ऐसा हो चुका है। एक बार तो जंग छिड़ने तक की नौबत आ गई थी।
चलिए थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ईरान और पाकिस्तान, आपको पता ही होगा कि इंडिया से अलग होकर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। उसी रोज ईरान ने पाकिस्तान को मान्यता दे दी थी और अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ शुरुआत की थी। इसके बाद फरवरी 1955 में नेटो की तर्ज पर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CENTO बनी और पाकिस्तान और ईरान दोनों इसके मेंबर थे। 1965 और 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई। इसमें ईरान ने पाकिस्तान की मदद की। 1965 के युद्ध में पाक फाइटर जेट्स बचने के लिए ईरान भाग जाते थे। वहां उन्हें असाइलम भी मिल जाता था और ईरान उन जेट्स में ईंधन भी भरता था, वो बोनस था। और तो और रोज शाह पहलवी के राज में ईरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोनर था। इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है और इसमें शाह की कुर्सी ही चली गई और ईरान बना इस्लामी रिपब्लिक। जिस तरह से पाकिस्तान बनते ही उसे ईरान ने मान्यता दी, उसी तरह पाकिस्तान ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक को मान्यता देने में आगे रहा। फिर 1980 में ईरान इराक वॉर शुरू हुई, तब पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। इसी वक्त अफगानिस्तान में सोवियत संघ घुसा और मुजाहिदीनों ने जंग शुरू कर दी। उन्हें भी पाकिस्तान का साथ मिला। पैसा अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे सुन्नी इस्लामी देशों से आया। मुजाहिदीनों की मदद ईरान ने भी की, मगर सिर्फ ताजिक ओरिजिन वाले लोगों की। 1980 का दशक बीतते बीतते ईरान इराक युद्ध खत्म हो जाता है। उधर सोवियत यूनियन को भी अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। फिर अफगानिस्तान में नई लड़ाई शुरू हुई। मुजाहिदीन आपस में ही लड़ने लगे। पाकिस्तान ने उनको साधने की बहुत कोशिश की। वो अफगानिस्तान में किंग मेकर बनना चाहता था। बात नहीं बनी तो तालिबान बनाने में मदद की। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान सुन्नी इस्लामी धड़ा है तो उसने शिया मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू किया। इससे ईरान नाराज हुआ। उसने अहमद शाह मसूद के नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया और इसके साथ ही मसूद को इंडिया का भी सपोर्ट मिला। इसके बाद 11 दिसंबर 2001 की वो तारीख आती है जब अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू किया। तालिबान को सत्ता से हटा दिया जाता है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ था और बेचारे को इस बार खुद को तालिबान से अलग दिखाना ही पड़ा। इस एक इंसिडेंट ने ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका को एक कतार में ला दिया। कुछ वक्त तक ईरान ने वॉर ऑन टेरर को भी सपोर्ट किया, मगर अमेरिका के साथ उसकी पुरानी रंजिश भारी पड़ी और उसके बाद ईरान अलग हो जाता है। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी होती है। उसने वादा किया कि अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। इस बार भी तालिबान को पाकिस्तान का साथ मिला, मगर ये उनकी भूल थी। मसलन तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लीडर्स को शरण दी। तालिबान की वापसी का असर ईरान पर भी पड़ा है। अफगानिस्तान के साथ उसका 972 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ईरान के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है। वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड की तरह करते हैं। इसको लेकर कई बार झड़पें हो चुकी हैं। इसमें कई ईरानी सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों की मौतें भी हुई हैं। अब तो आलम यह है साहब कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर आतंकियों को पनाह देने के आरोप भी लगाते हैं। जी हाँ, इसकी बड़ी वजह है बलोच आबादी जो दोनों देशों में है। पाकिस्तान वाले हिस्से में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी BNA और बलोच रिपब्लिकन आर्मी जैसे गुट एक्टिव हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि इन्हें ईरान से पैसा और सपोर्ट मिलता है। वहीं ईरान वाले हिस्से में जंदुल्लाह और जैश अल अदल जैसे गुट काम करते हैं। ईरान का आरोप है कि उनको पाकिस्तान के साथ मिलता है। जनवरी 2024 में दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल से हमले किए थे। दोनों ने कहा था कि हमने आतंकियों के अड्डे पर हमले किए, पर दोनों ही साइड आम नागरिकों की मौतें हुई थी। अप्रैल 2024 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान गए थे। इस दौरे से दोनों देशों ने फिर दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब दो देशों में मिसाइल तक चल जाए तो दोस्त इतना आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं लगता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ईरान को पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।